हाय बच्चों, मैं आपका केमिस्ट्री एडुकेटर शंभुनाथ पांडे। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 11th का परमाणु संरचना यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर या फिर स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर को। और इसका टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज हुई तो कैसे हुई उसके बारे में, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन का E/m रेशियो का मान क्या था, वैल्यू क्या था और कैसे उसको खोजा गया, जे थॉमसन ने कैसे खोजा, ये सब चीज़ें हम लोग कैसे उसको कैलकुलेट किया गया, ये सब चीज़ें हम लोग सीखने वाले हैं आज। तो देर न करते हुए सेशन को स्टार्ट करेंगे। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियोज़ को लाइक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और कुछ समझ में ना आए तो कमेंट करिए और समझ में आता है तो वो भी बताइए। चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो यहाँ देखिए, पिछले क्लासेज में हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि इस प्रकार का एक कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब लिया गया था आपका जे थॉमसन के परीक्षण में, ठीक है। और जब ये लिया गया था तो यहाँ पर कैथोड एक लगा दिया गया, जो इलेक्ट्रोड था वो निगेटिव था, उसको कैथोड कहा गया। और एक इधर एनोड लगा दिया गया, जो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव था, उसको एनोड कहा गया। और इसमें हाई वोल्टेज करंट पास कराई गई। साथ ही साथ ये जो ट्यूब था, जो नली थी, उसमें से ज़्यादातर जो गैसें थी वो खत्म कर दी गई। बहुत थोड़ी मात्रा में उसमें गैसें बची थी। जब इसमें करंट प्रवाहित किया गया हाई वोल्टेज पे, तो इधर से किरण जाने लगी इस साइड में, ठीक है। और उसी को कहा गया कैथोड किरण, ठीक है। उसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको डिस्कस करते हैं क्या चीज़ थी। देखिए, जो खोज हुआ था उसके रिजल्ट्स के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। और जो लोग नहीं पढ़े हैं इसे इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में, वो पिछली क्लास जा करके देख लेंगे, ठीक है। वो जो वीडियो का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या है, कहा जा रहा है कि द रिजल्ट्स ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट्स आर समराइज्ड बिलो। इनका जो रिजल्ट्स था, जो एक्सपेरिमेंट्स का रिजल्ट जो था, उसको नीचे बताया गया है। पहला क्या बता रहा है कि द कैथोड रे स्टार्ट फ्रॉम कैथोड एंड मूव टुवर्ड्स द एनोड। जो कैथोड रे चलता है वो कैथोड के साइड से शुरू होता है और एनोड की तरफ जाता है। मतलब कैथोड के साइड से चल करके एनोड के पास जाता है, जो कैथोड रे है वो, ठीक है। इसके बाद है कि दीज रेज themselves आर नॉट विजिबल। और ये जो रेज हैं, जो भी कैथोड रे हैं, वो खुद से दिखते नहीं हैं, बट देयर बिहेवियर कैन बी ऑब्जर्व्ड विद द हेल्प ऑफ सर्टेन काइंड्स ऑफ मटेरियल्स फ्लोरोसेंट और फॉस्फोरेसेंट फिश ग्लो व्हेन हीट बाय देम। और ये इनका जो प्रकृति है, जो व्यवहार है, वो देखा जा सकता है केवल कुछ मटेरियल के मदद से, कुछ पदार्थ की मदद से, जो उनको देखने में हेल्प करते हैं, जिनको फ्लोरोसेंट या फिर फॉस्फोरोसेंट कहा जाता है। और ये इन पे कोई चीज टकराता है, कोई पदार्थ टकराता है तो वो ग्लो करते हैं, वो चमकने लगते हैं, चमकीला उन पे दाग हो जाता है। तो इनकी मदद से जो है हम लोग देख पाते थे कि वहाँ कोई रेस जाके टकराई है एनोड के साइड में। और वो क्या था, वो था हमारा कैथोड रे। इसी तरीके का चीजें जो है टेलीविजन में देखी जाती है। इसको देखते हैं, टेलीविजन पिक्चर ट्यूब्स आर कैथोड रे ट्यूब्स। जो टेलीविजन में जो पिक्चर ट्यूब्स होते हैं वो भी कैथोड रे ट्यूब्स ही होते हैं। और वो क्या करते हैं, एंड टेलीविजन पिक्चर्स रिजल्ट ड्यू टू फॉस्फोरेसेंट और फ्लोरोसेंट ऑन द टेलीविजन स्क्रीन कोटेड विद फॉस्फोरेसेंट और फ्लोरेसेंट मटेरियल। तो टेलीविजन में जो पिक्चर ट्यूब होता है वो भी कैथोड रे ट्यूब होता है। और टेलीविजन पे जो पिक्चर दिखता है वो भी किसका रिजल्ट होता है, फ्लोरेसेंट का ही। फ्लोरेसेंट वहां लगाया रहता है, उस पे इलेक्ट्रॉन जब टकराते हैं तो उनपे चमकीले दाग होते हैं विभिन्न कलर के, और उसी से क्या होता है, आपका टेलीविजन पे पिक्चर दिखता है, ठीक है। और ये जो स्क्रीन होते हैं वो कोटेड होते हैं। जो भी टेलीविजन का स्क्रीन होता है वो कोटेड होता है, किसके मदद से, फ्लोरोसेंट या फॉस्फोरेसेंट की मदद से। और उनमें मटेरियल यूज होती है कौन सी, जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड उनमें यूज होती है, ठीक है। तीसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं। तीसरा पॉइंट है
तीसरा पॉइंट है इन द absence ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड these रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइंस। तो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड के अनुपस्थिति में ये जो किरणें होती हैं, कैथोड रेज होती हैं, वो सीधी रेखा में भ्रमण करती हैं, ठीक है, सीधी रेखा में जाती हैं। अब चौथा देखते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड द बिहेवियर ऑफ कैथोड रेज आर सिमिलर टू द एक्सपेक्टेड फ्रॉम negatively charged particles, suggesting that the cathode rays consist of negatively charged particles called electrons. अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड लगा दिया जाए और मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया जाए तो यहाँ पर कैथोड रेज का जो व्यवहार है वो अलग हो जाता है, और उनका व्यवहार किस प्रकार का होता है, वैसा ही होता है जैसा एक निगेटिवली चार्ज पार्टिकल करेगा। सो ठीक है, वैसा व्यवहार हो जाता है। कैसा व्यवहार होता है, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल की तरह इनका व्यवहार हो जाता है। और ये जो होते हैं कैथोड रे, वो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल ही होते हैं। यहाँ से पता चला कैसे, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद पता चला कि जो कैथोड रे हैं ये पार्टिकल हैं जो निगेटिवली चार्ज हैं, और ये निगेटिवली चार्ज जो पार्टिकल है उन्हीं को क्या कहा गया, उन्हीं को बाद में चल के इलेक्ट्रॉन्स कहा गया। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी ऐसे हुई, इलेक्ट्रॉन्स उन्हीं को कहा गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज डू नॉट डिपेंड अपॉन द, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो गुण है कैथोड रे का यानी इलेक्ट्रॉन का, वो डिपेंड नहीं करता। किन पर नहीं करता, डिपेंड नहीं करता है दो चीजों पे। एक तो इलेक्ट्रोड का मटेरियल क्या है, जो कैथोड रे ट्यूब में इलेक्ट्रोड्स लगाए गए हैं कैथोड और एनोड्स, उनके मटेरियल क्या है, उनकी जो है धातु क्या है, मतलब जिस चीज से बनी हुई है उसका पदार्थ क्या है, साथ ही साथ गैस उसमें कौन सी है, इन दोनों चीजों से कोई असर नहीं पड़ता है किस पर, आपके इलेक्ट्रॉन पर, ठीक है। उस कैथोड रे जो है किरण, उस पर कोई असर नहीं पड़ता है। एक तो कौन सा इलेक्ट्रोड लगाया गया है कैथोड रे ट्यूब में और कौन सी गैस उपयोग में ली गई है, इन दोनों पे इलेक्ट्रॉन का कोई भी गुण नहीं निर्भर करता है, ठीक है। Thus we can conclude that electrons are basic constituent of all the atoms. इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं मुख्य कण होते हैं किसी एटम का, किसी परमाणु का, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1897। तो 1897 में ऐसा हुआ था, एक ब्रिटिश फिजिसिस्ट थे जिनका नाम था जे थॉमसन, और उन्होंने ज्ञात किया इलेक्ट्रिकल चार्ज ई और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का अनुपात, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, जे थॉमसन ने ई बाई एम को ज्ञात किया, ठीक है। ये ई क्या है, इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश है वो, और एम ई क्या है, जो द्रव्यमान है इलेक्ट्रॉन पे वो, इन दोनों का इन्होंने अनुपात को ज्ञात किया। ध्यान दीजिएगा, इन्होंने आवेश और मास को नहीं ज्ञात किया, आवेश यानी कि चार्ज और द्रव्यमान को नहीं ज्ञात किया, बल्कि क्या ज्ञात किया, इन्होंने उन दोनों के रेशियो को ज्ञात किया, उन दोनों के अनुपात को ज्ञात किया, ठीक है। और कैसे किया, बाय यूजिंग कैथोड रे ट्यूब एंड अप्लाइंग इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज वेल एज टू द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन्होंने यूज करके कैथोड रे ट्यूब को ये चीजें ज्ञात की, ठीक है। तो उन्होंने कैसे किया, कैथोड रे ट्यूब का उपयोग करके उन्होंने ई बाई एम जो है चार्ज बाई मास इलेक्ट्रॉन का वो ज्ञात किया। और साथ में क्या उन्होंने लगाया, तो कैथोड रे ट्यूब के ऊपर और नीचे यानी कि परपेंडिकुलर क्या लगा दिया उन्होंने लगा दिया इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और साथ ही साथ जो डायरेक्शन था इलेक्ट्रॉन का उसके भी परपेंडिकुलर लगाया। तो वही बात हुई। देखिए मैं बताता हूँ आप लोगों को, तो पिक्चर देख लेते हैं जहाँ पे ये चीजें समझाई हुई हैं। तो देखिए ये है वो पिक्चर, ठीक है। इसको मैं थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या है हमारा, ये रहा कैथोड, ये रहा एनोड, ठीक है।
इलेक्ट्रॉन को जाना चाहिए था इस तरीके से, लेकिन हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर में लगा दिया। तो मतलब ऊपर में नहीं, मतलब ये लंबवत जो है आपका, ये डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन का है, तो इसके दोनों साइड यानी कि ऊपर नीचे यानी कि परपेंडिकुलर लगा दिया क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। परपेंडिकुलर क्या लगा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड। जब केवल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया इलेक्ट्रॉन के दिशा के परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर, तो क्या हुआ, ये जो इलेक्ट्रॉन थे वो बी पर न जाकर के ए पर जाने लगे। कहाँ जाने लगे, ए पर जाने लगे। और वही क्या कर दिया गया, जब जब केवल मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया गया, ठीक है, इसके लंबवत, तो अब जो है इलेक्ट्रॉन बी पर न जाकर के कहाँ जाने लगे, सी पर जाने लगे। ठीक है, सी पर केवल लगाया गया मैग्नेटिक फील्ड तब। ठीक है, तो ये चीजें ऐसे थी। अब यहाँ ध्यान से देखते हैं हम लोग। मान लीजिए इस तरीके से ट्यूब की डायरेक्शन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन इस तरीके से जा रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है इधर से ऐसे जा रहा है, इधर से ऐसे जा रहा है। तो जब जा रहा है इधर से इधर, तो जो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगा दिया गया और मैग्नेटिक फील्ड इस प्रकार से कुछ लगा दिया गया। मतलब दोनों जो लगाए गए वो इसके दिशा के परपेंडिकुलर थे, किसके, इलेक्ट्रॉन के दिशा के परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत थे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। When only electric field is applied, जब केवल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया तो इलेक्ट्रॉन डेविएट होकर के, ठीक है, अपने मेन पाथ से, मान लीजिए पॉइंट बी पे जा रहे थे, पहले पहले कहाँ जा रहे थे, पॉइंट बी पे, तो ये यहाँ से डेविएट होके पॉइंट ए पर जाने लगे। ठीक है, जब केवल क्या लगाया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड, और जब केवल लगाया गया मैग्नेटिक फील्ड, तो उस हालत में क्या हुआ, ये डेविएट होके इधर कहीं जाने लगे पॉइंट सी पर। ठीक है, इनको जाना किधर था, इनको जाना था इस साइड, यहाँ बी पॉइंट पे, लेकिन ये जाने लगे ए और सी पे। ए पे कब जाने लगे, तो ए पर जाने लगे हमारा, ए पर जाने लगे जब इलेक्ट्रिक फील्ड केवल लगाया गया, और सी पर जाने लगे जब केवल मैग्नेटिक फील्ड लगाया गया। ठीक है, अब देखिए, बाय केयरफुली बैलेंसिंग द इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, जब दोनों को बैलेंस किया गया, मतलब सही मात्रा में लगाया गया इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, यूं लगाया गया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो जाकर के बी पर फिर से हिट करे। मतलब ऐसे जा रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में और ऐसे जा रहा था मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में, लेकिन कोशिश किया गया ऐसे कि इन इलेक्ट्रिक फील्ड को और मैग्नेटिक फील्ड को इतना लगाया जाए ये फिर से पॉइंट बी पे ही जाए, ए और सी पर ना जाए। ठीक है, तो ऐसा जब हो गया, जब फिर से इलेक्ट्रॉन जो है वो बी पॉइंट पे जाने लगा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में, मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड था तब भी वो फिर से बी पे ही जाने लगा। जैसे दोनों के एब्सेंस में जा रहा था इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का एब्सेंस में पहले जैसे जा रहा था बी पॉइंट पे, वैसे ही इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में उपस्थिति में भी जब फिर से जाने लगा पॉइंट बी पर, तब जो भी डिविएशन हुआ था उसको देख करके और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ को माप करके यहाँ पर पता लगा लिया गया ई बाई एम। ई क्या था, ई था हमारा चार्ज इलेक्ट्रॉन पे और एम क्या था, मास था इलेक्ट्रॉन का। तो ये दोनों का अनुपात निकाल लिया गया। कैसे, तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा इलेक्ट्रॉन के डेविएशन को बैलेंस करके, मतलब कि इलेक्ट्रॉन में जो भी डेविएशन हो रहे थे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में और फिर मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में, उन दोनों के उपस्थिति में फिर से इलेक्ट्रॉन को पॉइंट बी पर लाया गया। ठीक है, और जब पॉइंट बी पर ये आया तो उस टाइम पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना स्ट्रेंथ था और मैग्नेटिक फील्ड का कितना स्ट्रेंथ था, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन पे कितना डेविएशन था, इन सारी चीजों का अध्ययन करके निकाल दिया गया ई बाई एम। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन के चार्ज और बटा में उसका मास, मतलब ई अपॉन एम निकाल दिया गया। क्या निकाल दिया गया, ई अपॉन एम, यानी कि इलेक्ट्रॉन के चार्ज और मास का रेशियो। कैसे निकाला गया, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में डेविएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का अध्ययन करके। ठीक है, ये किसने निकाला, ये निकाला था जे जे थॉमसन ने। थॉमसन आर्ग्यूड दैट द
amount of deviation of the particles from their path in the presence of electrical or magnetic field depends upon। और थॉमसन जो है उन्होंने बताया कि डेविएशन जो हुआ था इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के वजह से इलेक्ट्रॉन के पाथ में, उसका अध्ययन करके जे थॉमसन ने बता दिया, क्या चीज बता दिया, ई बाई एम यानी कि चार्ज बाई मास। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब यहाँ है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द negative charge on the particle greater the magnitude of the charge on the particle greater is the interaction with the electric or magnetic field and thus greater is the deflection। निगेटिव चार्ज का जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड रहेगा, जितना ज्यादा निगेटिव चार्ज रहेगा उस पार्टिकल पे, किस पे, इसी पे जो कैथोड रे में चल रहा है, जो भी पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन चल रहा है उस पे जितना ज्यादा ही निगेटिव चार्ज रहेगा, ठीक है, उतना ज्यादा जो है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्शन ज्यादा होगा उसका। ठीक है, यानी कि अगर एक इलेक्ट्रॉन न होकर के कई इलेक्ट्रॉन हैं, यानी कि ज्यादा इस पार्टिकल पर चार्ज है निगेटिव, तो वैसे केस में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है उन पे ग्रेटर असर डालेंगे, ज्यादा उन पे फर्क डालेंगे, जिससे ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा किसका, इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो मान लीजिए इलेक्ट्रॉन पे 3e माइनस चार्ज है, तो और एक और इलेक्ट्रॉन है जिसपे E माइनस चार्ज है, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ लगेगा और मैग्नेटिक फील्ड लगेगा सिर्फ E माइनस पे, तो उसका डिफ्लेक्शन कम होगा। लेकिन जब 3e माइनस चार्ज है पार्टिकल पे और उस टाइम पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा और मैग्नेटिक फील्ड लगेगा, तो इनमें डिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, यूं कुछ। ठीक है, ये ज्यादा डिग्री से होगा। ठीक है, तो ये चीजें। अब आगे बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है कि द मास ऑफ द पार्टिकल लाइटर द पार्टिकल ग्रेटर द डिफ्लेक्शन। यहाँ कहा जा रहा है कि द्रव्यमान जितना कम होगा किसी पार्टिकल, चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन, लेकिन जितना द्रव्यमान कम होगा यानी मास जितना कम होगा उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, ये सही बात है, जितना कम द्रव्यमान यानी कि मास रहेगा उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स उतना कम लगेगा, जितना कम मास रहेगा उतना कम ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा, जितना कम ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड उस इलेक्ट्रॉन को डेविएट कर पाएंगे, इधर उधर ले जाएंगे उसके डायरेक्शन से, इस डायरेक्शन से उतना ज्यादा ले जाएंगे। अगर इसका मास ज्यादा रहेगा तो ज्यादा डेविएट नहीं होगा, लेकिन अगर उसका मास कम रहेगा तो ये ज्यादा डेविएट हो जाएगा। ठीक है, ये यूं कुछ ज्यादा डेविएट हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें थे। तो यहाँ पर हम लोग एक और चीज देखेंगे, यहाँ पर ये दिया हुआ है बाई कैरिंग आउट एक्यूरेट मेजरमेंट्स ऑफ द अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शंस ऑब्जर्व्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, थॉमसन वाज एबल टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ E by mh। तो एक्यूरेट मेजरमेंट करके, निश्चित मापन करके किसका, इलेक्ट्रॉन के डेविएशन का, इलेक्ट्रॉन में कितना डेविएशन आया है, कितना वो दिग्भ्रमित हुआ है उसको माप करके, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड और कितना मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ लगा उसको माप करके जे थॉमसन ने क्या निकाल दिया, E by m। ठीक है, और E by m का वैल्यू क्या आया, 1.758820 मल्टीप्लाई 10 to the power 11 कूलम पर kg। तो E by m का वैल्यू ये रहा। ये इन्होंने जे थॉमसन ने इस प्रकार से लाया, इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रॉन में हुए डेविएशन, इन सभी चीजों का मापन करके, ठीक है, E by m जे थॉमसन ने निकाल दिया। ठीक है, यहाँ पर C क्या है, यहाँ पे C जो है आवेश का यूनिट है जिसको कूलम बोलते हैं, और kg है जो वो द्रव्यमान का यूनिट है जिसको kg कहते हैं। ठीक है, तो मास का यूनिट यहाँ kg हो गया और चार्ज का यूनिट कूलम्ब हो गया और मास का यूनिट kg हो गया। तो ये चीजें थी। अब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन भी निकाल लिया गया कुछ दिन बाद, और ये कैसे निकाला गया इसको देखते हैं। तो एक आर.ए. मिलिकन नाम के साइंटिस्ट थे और उन्होंने क्या किया, एक मेथड लगा करके, वॉयल ड्रॉप मेथड लगा करके उन्होंने 1906 से 14 के बीच उन्होंने क्या किया,
चार्ज को पता कर लिया, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज उन्होंने ही बताया था कि 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्ब होता है। ठीक है, 19 कूलम्ब होता है, उन्होंने ये चीज बता दी थी। ठीक है, द प्रेजेंट एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस, मॉडर्न एरा में उसको बाद में जांच किया गया, जो एक्सेप्टेड था, जो माना गया सबके द्वारा, वो भी कितना था, उतना ही था, -1.602 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्ब। ठीक है, अब जब चार्ज मिल गया और मास चार्ज और मास रेशियो भी मिल गया, जब चार्ज मिल गया कितना होता है और चार्ज बाई मास मिल गया कितना होता है, तो इन दोनों के रेशियो से फिर से क्या निकाल लिया गया, मास निकाल लिया गया। ठीक है, तो E बाई एम पहले से पता था हम लोगों को, E बाई एम क्या होता है, उन्होंने बताया था E बाई एम को 1.7, ठीक है, 58820। लेकिन तब तक मिल्टन ने क्या कर लिया, उन्होंने चार्ज निकाल लिया, और चार्ज कितना था, 1.602176 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्ब। अब इन दोनों को यहाँ लिखा हुआ है, आप देख लीजिए, ये हो गया चार्ज, ये हो गया दोनों का रेशियो, इन दोनों को कटा दिया गया तो क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा, यानी कि मास आ जाएगा इलेक्ट्रॉन का। कैसे आ गया, ये ई है, ये भी ई बटा ई कट गया, ये जो एम था नीचे वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ई बाई एम था, को बढ़िया से देखते हैं, ई बाई एम था। अब यहाँ क्या हुआ, ये ऊपर चला जाएगा, नीचे है तो मल्टीप्लाई में, तो एम ई बाई ई हो जाएगा, और ई कट जाएगा, एम आ जाएगा, और एम इक्वल टू क्या आएगा, इन दोनों का रेशियो, किनका रेशियो, इन दोनों का रेशियो कटाने के बाद, और वो कितना आया, वो आया 9.1094 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 31 kg। तो एम का वैल्यू कितना आया, वैल्यू आया 9.1094 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 31 kg। तो ये मास आ गया इलेक्ट्रॉन का, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ये आ गया 1.602176 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्ब। तो ये चीजें पता कर ली गई। ठीक है, तो इन चीजों को जब पता कर लिया गया तो इलेक्ट्रॉन का जो खोज था वो कंप्लीट हो गया। अब अगले सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो आज इस सेशन को यहीं एंड करेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो आपका है, और साथ ही साथ आप वीडियोज को लाइक शेयर कीजिए और इन पे कमेंट कीजिए। ठीक है, तो आप बोलते हैं हैव अ नाइस डे, बाय।